एक महिला का शरीर इतनी नफरत और हिंसा कैसे भड़का सकता है? अगर हमें किसी परिवार को शर्मिंदा करना होता है तो हम उनकी बेटियों के पीछे पड़ जाते हैं। अगर हमें किसी देश को शर्मिंदा करना होता है तो हम उनकी बेटियों के पीछे पड़ जाते हैं। ये वही मानसिकता है। Pues uno ani que vais pesado ahora de dura ahora ni a viga pasuna আপনি কয়বার করছেন? না এই ছড়াই করছি না কয়জন? ও আমরা তুই বলছি বা পরে সারা কাপড় উপর খুলে সবটা খুলে গেছে। কয়জন? তিনজন আছে, ছয়জন আমার তিনজনে মনে করো পিতা পিতা করেছে আর তিনজনে নাই। अभी अभी एक आर्टिकल पढ़ रही थी, 24 रेप, वो भी 9 दिनों में। बांग्लादेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा कैसे एक महामारी बन गई है। ये खबर पढ़कर वाकई में रूह कांप उठती है, दिल सहम जाता है और जहन में एक ही सवाल आता है कि लाखों दरिंदों के बीच बांग्लादेश में रह रही हिंदू महिलाएं किस तरह अपना पल पल काट रही हैं। क्या पता बीते हफ्ते 24 बलात्कार के मामले सामने आए हैं तो कहीं आने वाले हफ्ते में ये आंकड़ा बढ़ ना जाए, क्योंकि सालों से या कहें कि बांग्लादेश के शुरुआती दौर से ही हम वहाँ रह रही महिलाओं के साथ बलात्कार होने के मामले बार बार देख पा रहे हैं, खासकर हिंदू महिलाओं के साथ। इस बार भी यही हो रहा है। बांग्लादेश में एक हफ्ते से भी कम समय में बलात्कार की कई घटनाएं सामने आई हैं। हाल के वर्षों में इस दक्षिण एशियाई देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा आम होती जा रही है, मानो बांग्लादेश की स्थापना के साथ साथ महिलाओं के खिलाफ भी एक परंपरा स्थापित कर दी गई हो कि किसी धर्म या समाज के खिलाफ आवाज़ उठानी है तो उस धर्म, उस समाज की महिला का बलात्कार करो, सामूहिक बलात्कार करो, और यही बांग्लादेश की हकीकत है। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार 20 से 29 जून के बीच 9 दिनों में ही बांग्लादेश में बलात्कार के कम से कम 24 घटनाएं दर्ज की गईं। हाल ही में एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न का एक वीडियो सामने आने के बाद देश में भारी हंगामा हुआ था। बलात्कार के मामलों में वृद्धि को महामारी स्तर का संकट, पेंडेमिक लेवल क्राइसिस बताया गया है। पेंडेमिक लेवल क्राइसिस समझते हैं ना, एक ऐसी बीमारी जो बस फैलती जा रही है। समय के साथ जिन बलात्कार के मामलों पर एक्शन लिया जाना चाहिए था, बांग्लादेश की सरकार वो एक्शन लेने में विफल रही है। इसका परिणाम ये है कि बलात्कार के मामलों में वृद्धि होती जा रही है और उसका शिकार हिंदू महिलाएं बन रही हैं। चलिए मैं आपको बांग्लादेश में हाल के बलात्कार के कुछ मामले दिखाती हूँ जो कई मीडिया रिपोर्ट्स में दर्ज किए गए हैं। फिर आपको बांग्लादेश के बलात्कारी इतिहास की कहानी बताएंगे। तो रविवार 29 जून को दक्षिण मध्य बांग्लादेश के भोला जिले में एक महिला के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके पति को उसकी तीसरी पत्नी के घर में 2 दिनों तक बंधक बनाकर रखने और प्रताड़ित करने के बाद इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, जिसके बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के संबंधी संगठनों, श्रमिक दल, जुबो दल और जातीयतावादी छात्र दल के स्थानीय नेताओं सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मतलब बांग्लादेश में कोई और नहीं, वहां पर बैठी सरकारों द्वारा पोषित गुंडे ही ऐसी दरिंदगी को अंजाम देते हैं। चलिए एक और बलात्कार के मामले पर नजर डालते हैं। तो पिछले हफ्ते मध्य बांग्लादेश के कुमिला जिले में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय की एक 21 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार किया गया। पुलिस के अनुसार पीड़िता अपने पिता के घर जा रही थी, तभी एक पड़ोसी ने घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की और उसका बलात्कार किया। मुख्य आरोपी फजोर अली, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP का स्थानीय नेता बताया गया है। महिला ने स्थानीय मीडिया को बताया कि आरोपी फजोर अली बुरी नजरिए से घर में घुसा और उसे प्रताड़ित किया। यौन उत्पीड़न का वीडियो बनाने और उसे शेयर करने के आरोप में 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना से बांग्लादेश में आक्रोश फैल गया और ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया। देखा जाए तो लंबे समय से हम देख रहे हैं कि बलात्कार करने वाले आरोपी महिला के साथ यौन उत्पीड़न कर उसका वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं, मानो कोई जंग जीत ली हो। इसका शिकार कौन बन रहा है? हिंदू महिलाएं।
अब जरा ध्यान से सुनिएगा। जनवरी 2020 से सितंबर 2024 तक बांग्लादेश में हर 9 घंटे में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ। इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब ये है कि देश में हर दिन 2 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। और ये तो सिर्फ मीडिया रिपोर्ट के आधार पर दिया गया आंकड़ा है। असल आंकड़ा तो डरा देने वाला है। कुछ आंकड़ों से पता चलता है कि इस अवधि के दौरान कुल 4,787 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। इनमें से 2,862 पीड़ित 18 वर्ष और उससे कम आयु के बच्चे थे। इन मामलों में 47% पीड़ित 13 से 18 वर्ष की आयु के थे। बांग्लादेश में ये जो बलात्कार की महामारी जैसी स्थिति है, इसको लेकर कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण एशियाई देश में कई मामले दर्ज नहीं किए जाते हैं। बलात्कार के इन मामलों की वास्तविक संख्या कहीं ज्यादा है। लोग अखबारों के आंकड़ों पर भरोसा करते हैं और जरूरत पड़ने पर पुलिस से मामलों की पुष्टि करते हैं। स्वाभाविक रूप से अगर पीड़ित पुलिस के पास नहीं आते हैं तो संख्या कम होती है। बांग्लादेशी मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए 4,000 से ज्यादा बलात्कारों में से केवल 3,419 मामलों में ही मुकदमा दर्ज किया गया है। देखा जाए तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर पीड़ित मामला दर्ज करवाए तो उसे न्याय मिलेगा। बलात्कार के मामले अक्सर निर्धारित 180 दिनों की समय सीमा के बाद भी अनसुलझे रह जाते हैं। अकेले अदालत न्याय नहीं दे सकती, क्योंकि 99% प्रक्रिया मामला दर्ज करना, जांच करना और गवाह पेश करना राज्य के अधिकारियों द्वारा की जाती है। पूरी व्यवस्था में जनता का विश्वास न होना पीड़ितों को मामले दर्ज कराने और रिपोर्ट करने से डिमोटिवेट करता है, जिससे अंततः अदालत की न्याय देने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है और महिलाओं को न्याय मिलना असंभव हो जाता है। और यही वो कारण भी है कि बांग्लादेश में रेप कल्चर चरम सीमा पर है। जी हाँ, रेप कल्चर। तकरीबन 5 दशकों से बांग्लादेश में रह रही बंगाली महिलाओं और लड़कियों द्वारा सहे गए सामूहिक बलात्कार की छिपी हुई दरिंदगी के बारे में चलिए बात करते हैं। बांग्लादेश में बलात्कार का इतिहास। वर्ष 1971 पाकिस्तानी सेना ने बंगालियों के खिलाफ क्रूर दमन शुरू किया, जिसमें लाखों महिलाओं को हिरासत में लिया गया और उनके साथ बार बार क्रूरता की गई। अब जाकर उनकी कहानियां सामने आ रही हैं। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम शुरू हुआ। उसी वर्ष दिसंबर तक 25,000 से ज्यादा महिलाओं को युद्ध में अघोषित हथियार बलात्कार के जरिए जबरन गर्भवती कर दिया गया था। इन महिलाओं को बिरंगोना नाम दिया गया था, यानी युद्ध नायिकाएं। इस वक्त पाकिस्तानी सैन्य कमांडर जनरल टिक्का खान वहां का कसाई बन गया। उसे ये नाम मिला क्योंकि वो बंगाली अलगाववादियों पर जानलेवा कार्रवाई ऑपरेशन सर्च लाइट चलाने के लिए कुख्यात था। कई इतिहासकारों का मानना है कि इन हत्याओं के अलावा सामूहिक बलात्कार का हिंसक अभियान खान के नेतृत्व में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को पश्चिमी के खून से गर्भवती करने की एक सीधी नीति थी। It is the women who are silent, women like Saira. She is 16 years old, a widow, and pregnant with a child of a Pakistani soldier. Like thousands of women throughout Bangladesh, she is carrying a child she does not want. She says that her husband was in the Mukti Bahini. He was a commander of the force, in the village. And this army people were looking for him, and they had broken into her house to take him away, actually. And when they were dragging him out of the house, she started screaming and protesting and crying, trying to hold back her husband. And one of them turned back and raped her in front of her husband, who was forced to sit and watch with guns pointed at him. And later on she Like says many that women she who were didn't raped by Pakistani soldiers, Saira एक अनुमान के मुताबिक 1971 के युद्ध के दौरान 2 लाख से 4 लाख बंगाली महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। पाकिस्तानी सेना का मानना था कि बंगाली लोग निम्न हैं और हिंदू महिलाओं को निशाना बनाकर उनकी जाति को शुद्ध किया जा सकता है। हिंदू समुदाय को विशेष रूप से निशाना बनाया गया क्योंकि पाकिस्तानी सेना और उनके समर्थक रजाकार मानते थे कि हिंदू बंगाली मुक्ति बाहिनी का समर्थन कर रहे हैं। हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार को एक रणनीति के रूप में देखा गया ताकि उनकी आबादी को कम किया जाए और बंगाली समाज को डराया जाए।
पाकिस्तानी सेना ने कई जगहों पर रेप कैंप बनाए जहां महिलाओं को बंधक बनाकर रखा गया और बार बार उनके साथ बलात्कार किया गया। 14 साल की नूर जहां जैसी कई लड़कियों को उनके घरों से उठाकर सैन्य बैरकों में ले जाया गया, वहां उन्हें महीनों तक यातनाएं दी गई। इस पूरी हैवानियत के बारे में नूर जहां बताती हैं कि कैसे सैनिकों ने उन्हें और उनकी छोटी बहन को उनके घर से उठा लिया, उन्हें सैन्य बैरक में ले जाया गया जहां उन्हें कई महीनों तक बंधक बनाकर रखा गया और बार बार बलात्कार किया गया। वो बताती हैं कि उन्हें दिन का उजाला सिर्फ तभी देखने को मिलता था जब दरवाज़ा चरमराकर खुलता था और सिपाही अंदर आते थे, फिर बलात्कार शुरू हो जाते थे। इस दौरान कई महिलाओं की जान गई, मगर नूर जहां इसलिए बच गईं क्योंकि उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके सर पर राइफल से वार किया गया जिसका निशान आज भी उनके शरीर पर है। उनको घसीटकर पास के जंगल में ले जाया गया जहां कई हफ्तों तक उनके साथ बार बार बलात्कार किया। सैनिक पास ही तैनात थे और दिन के अलग अलग समय पर लौटते थे। वो बताती हैं कि उन्होंने मुझे एक पेड़ से बांध दिया और अपने ब्रेक के दौरान बारी बारी से मेरा बलात्कार किया। उनके साथ बलात्कार करने के बाद सैनिकों ने बेगम को एक खाई में फेंक दिया। सैनिकों को लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है, मगर वो अभी भी जीवित थी और आज अपने साथ हुई उस आपबीती को सुनाती हैं। उस दौरान युद्ध खत्म होने के बाद हजारों ऐसी महिलाओं को बांग्लादेश में वीरांगना, युद्ध की नायिकाएं कहा गया, लेकिन उन्हें सामाजिक तिरस्कार का भी सामना करना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि समाज में महिलाओं की इज्जत को उनकी शारीरिक पवित्रता से जोड़ा जाता था, जो आज भी दुनिया के लगभग हर देश में माना जाता है। बलात्कार को एक ऐसी घटना माना जाता था जो परिवार और समुदाय की इज्जत को नष्ट कर देती थी। इसलिए पीड़ित महिलाओं को अक्सर अपवित्र माना गया, भले ही वे हिंसा की शिकार थीं। साथ ही समाज में पुरुषों का वर्चस्व भी था और महिलाओं को परिवार की सम्मान के प्रतीक माना जाता था। बलात्कार पीड़िताओं को समाज में दागी समझा गया, जिसके कारण उन्हें और उनके परिवार को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। लेकिन सवाल अब ये आता है कि जब ये महिलाएं बांग्लादेश का इतना बड़ा दाग बन गई थी तो इन्हें वीरांगना, युद्ध की नायिकाएं, ये टैग किसने दिया? दरअसल बलात्कार पीड़ितों को समाज में वापस लाने के प्रयास में राष्ट्र के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान ने उन्हें वीरांगना, युद्ध नायिका का सम्मान दिया और महिलाओं के लिए एक पुनर्वास कार्यक्रम की स्थापना की। फिर भी बांग्लादेश में व्यापक कलंक के कारण इन महिलाओं को उनके समुदायों द्वारा बहिष्कृत किया जाता रहा और उनके भयावह वृत्तांत अक्सर शर्म के मारे दबा दिए जाते थे। आज बांग्लादेश की महिलाएं वीरांगना की महिलाओं को उस इतिहास में वापस लाने के तरीके खोज रही हैं जहां से उन्हें लगभग पूरी तरह से मिटा दिया गया था। ब्रिटिश बांग्लादेशी नाट्यकार लीसा गाजी द्वारा निर्मित एक पुरस्कार विजेता वृत्त चित्र राइजिंग साइलेंस उनमें से कुछ जीवित लोगों की गवाही को संजोए हुए है। যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। আমাকে নির্দেশ দিল কাপড় চোপড় খুলে ফেলতে। দেখি পিছের দিক থেকে দুইজন মেয়েটা আবার তুলে একটা গাছ আছিল তার সাথে বাড়ি দিল। তাহলে এত দুঃখ, কত কাহিনী আবা। I am Lisa Gazi. I grew up listening to my father telling stories about a forgotten genocide. When I turned 17, my father, who was a freedom fighter, told me that he had witnessed hundreds of raped women and girls standing back to back on a convoy of trucks, like sacrificial animals. This image of Birangana women stayed with me forever. এইভাবে করে বাঁধবে, মানে এই চোখকে গামছা বাঁধ দিবে, দিয়ে এইভাবে করে রাখবে, রাখে এনে এই যে এতটুকু করে ঘাড়া খুঁজবে, ঘাড়া খুঁজে এইভাবে করে দিবে, দিয়ে এইখানে গুলি মারবে। খুঁজে ডিগি তো লালে লাল হয়ে গেল। Birangana means brave woman. I wanted to meet them, but I wanted to know them as they are and beyond the term Birangana.
কি বিচার করবে না বিচার করবে আল্লাহ করবে, মানুষের বিচার চাই না। ওদের থাক, দিনে ঠোকা তো হবে, খাতা তো হবে, নিন্দা তো হবে। আরো খেলার বাকি আমার রয়ে গেছে, আমি আরো খেলবো। I see their faces now. I could have been one of them. This is the story of some of these women. दोस्तों, ये सब सुनने के बाद एक ही सवाल आता है, आखिर बांग्लादेश में महिलाओं के साथ क्यों हुआ ये अत्याचार? तो उसका जवाब है कि पाकिस्तानी सेना बंगालियों को निम्न और कमज़ोर मानती थी। वे हिंदुओं को विशेष रूप से नफरत की नज़र से देखते थे, उन्हें यहूदियों जैसा मानते थे जिन्हें ख़त्म करना ज़रूरी है। इस नस्लीय सोच ने बलात्कार को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की मानसिकता को बढ़ावा दिया। सेना का मानना था कि बंगाली महिलाओं के साथ बलात्कार करके और उन्हें गर्भवती करके वे बंगाली समाज की जाति को बदल सकते हैं। कुछ सैनिकों ने कहा, हम जा रहे हैं लेकिन अपनी निशानी छोड़कर जा रहे हैं। इसका मतलब था कि वे बंगाली महिलाओं को गर्भवती करके पाकिस्तानी खून फैलाना चाहते हैं। अवामी लीग की जीत को पश्चिमी पाकिस्तान स्वीकार नहीं कर सका। टिक्का खान को ये जिम्मेदारी दी गई कि वे बंगालियों के प्रतिरोध को कुचल दे। उन्होंने बुद्धिजीवियों, छात्रों और हिंदुओं को निशाना बनाया ताकि बंगाली समाज का नेतृत्व खत्म हो जाए। यही वो मानसिकता है जो आज भी कायम है। अब बांग्लादेश का एक विशेष समुदाय है जो वहाँ रह रहे हिंदुओं का नेतृत्व पूरी तरह से खत्म करना चाहता है और निशाना बन रही हैं हिंदू महिलाएं। और देखिए, बांग्लादेश से हिंदुओं का धीरे धीरे निशान ही मिटता जा रहा है। यानी 1947 में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 22 से 24% थी। 1971 में हिंदू आबादी 13.5% रह गई। फिर 2022 में हिंदू आबादी 7.9% और अब 2025 में हिंदू आबादी केवल और केवल 7.5% रह गई है। एक बहुत बड़ा डाउनफॉल। ये कमी हिंदुओं के पलायन, हिंसा और सामाजिक आर्थिक कारकों का परिणाम है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय अब भी सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है, लेकिन उनकी घटती आबादी चिंता का विषय है। साथ ही चिंता का विषय ये भी है कि बांग्लादेश की सरकार बलात्कार संकट से निपटने के लिए क्या कर रही है। तो इसको लेकर बांग्लादेश एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन अफेयर्स के बांग्लादेशी एडवाइजर शर्मीन एस मुर्शीद का कहना है कि सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए उपजिला स्तर पर उपजिला निर्वाही ऑफिसर्स UNO के नेतृत्व में त्वरित प्रक्रिया दल बनाने का फैसला किया है। ढाका ट्रिब्यून के अनुसार उन्होंने कहा, मैं 40 सालों से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा पर काम कर रही हूँ। सरकारें आईं और गईं, लेकिन कोई भी इस मुद्दे से निपट नहीं पाई। इसकी जड़ें राजनीति, ड्रग्स, तकनीक और सामाजिक पतन में है। मोबाइल फ़ोन और पोर्नोग्राफी तक नियंत्रित पहुंच बच्चों के दिमाग को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा, एक 10 साल के बच्चे ने 2.5 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न किया है। हम इसे कैसे समझाएं? बच्चे को तो समझ ही नहीं आ रहा होगा कि उसने क्या किया। क्या हम वाकई में अपने बच्चों की रक्षा कर पा रहे हैं? हम अब इस सामाजिक समस्या से नहीं बच सकते, जिसके लिए परामर्श और चिकित्सा दोनों की ज़रूरत है। हाँ, देखा जाए तो बांग्लादेश में रेप कल्चर की परंपरा में आजकल पोर्नोग्राफी भी एक नई बीमारी है। यानी बांग्लादेश में एक बच्चों की श्रेणी ही थी जो बच्चियों का बलात्कार नहीं कर रही थी, लेकिन अब ये भी हो रहा है। वैसे मुर्शीद ने बाल यौन शोषण के संबंध में मदरसों की निगरानी का भी सुझाव दिया। शी सेड, मदरसा often remain out of sight, but children's sexual abuse is taking place there too. We are not getting the data. Our officials will now go directly to schools and madrasas to ensure accountability. सही बात है। आजकल मदरसे भी वो जगह बन गए हैं जहां बच्चियों के साथ सबसे ज़्यादा यौन शोषण होता है, लेकिन फिर भी हमें अपने टॉपिक से भटकना नहीं है। मुद्दा अभी भी वही है, हिंदू महिलाओं के साथ बांग्लादेश में हो रहे बलात्कार पर आखिर कब अंकुश लगेगा। दोस्तों, समय यही है। एक हिंदू होने के नाते जैसे मैं और मेरी टीम लगातार बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रही बलात्कार, हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, वो आवाज़ पूरे विश्व को साथ मिलकर उठानी होगी। याद रखिए, हमारी हिंदू महिलाओं के साथ बांग्लादेश के दरिंदे दरिंदगी कर रहे हैं। আরো খেলার বাকি আমার রয়ে গেছে, আমি আরো খেলবো। আমি খেলবো যদি আমি কোনো ইতিহাস না পাই, আমি কোনো ঠাঁই না পাই, কোনো ইতিহাস না পাই।
কেউ না আসে তবে একলা চলো রে